नमस्कार, मैं रोशनी सोनी। आप देख रहे हैं विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी के नगर नगर का विकास। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर की हर समस्या से शासन प्रशासन को आगाह कराना, नागपुर शहर कचरा डंपिंग यार्ड से लोगों को निजात दिलाने के लिए स्थानीय शासन प्रशासन तक जनता की आवाज़ पहुंचाना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोगों के टूटे हुए मकान का विरोध में आंदोलन करना, कोरोना काल में लोगों की अनेक तरह से मदद इनके द्वारा की गई। उद्धव साहब फैंस क्लब के संयोजक रविनेश पांडे उर्फ चिंटू महाराज आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार चिंटू महाराज। नमस्कार। नागपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिखाई दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और शासन का कहना है नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी फंडिंग भी प्रोवाइड की है और निधि भी निवेश की है। 2014 के नागपुर से लेके अभी तक के नागपुर में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छी बात है। नागपुर शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया और नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी का जोरों से काम होना चाहिए था उस प्रकार से अभी तक कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। नागपुर शहर के पूर्व नागपुर में 4 मौजे चुने गए स्मार्ट सिटी के लिए। मौजा भरतवाड़ा, मौजा पारडी, मौजा पूनापुर और मौजा भांडेवाड़ी। ये 4 मौजे में जो कार्य के लिए फंडिंग दी गई, पैसे पास हुए और कंपनी को कार्य के लिए आगे क्रियान्वित किया गया, उसमें अगर हम देखते हैं तो आज बस्तियां पूरी वहाँ की आज भी सुविधा से परे है। वहाँ पर आज रोड की व्यवस्था नहीं है। बरसात में आप चले जाइए वहाँ पे तालाब भरे हुए हैं, वहाँ गटर लाइन नहीं है, वहाँ नल लाइन नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आज पूर्व नागपुर के जो आउटर क्षेत्र आता है जहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कार्य शुरू है वो में उसमें बस्तियों के अंदर कोई कार्य चालू नहीं है। दिखावे के लिए बड़े बड़े रोडों का काम वहाँ पे उन्होंने कार्य शुरू करने का दिखाया कि हम काम चालू कर रहे हैं, लेकिन दिखावा अलग चीज़ है और ज़मीनी हकीकत में काम करना अलग चीज़ है। वहाँ की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए आज तक वहाँ की जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग कीचड़ों से भर करके, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, उनके पूरे पैर कीचड़ों से भरे रहते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। वहाँ पर चलने की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आदमी साइकिल से नहीं जा सकता, पैदल जाने पे भी पैर फिसल रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कई लोग चोटिल होते हैं। ये समस्या है। आपने बोला 2014 और 2020 की बात, अभी जो बात कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2020 में कोई फर्क उस क्षेत्र में नहीं है। वहाँ पर लगातार आज इतने दिनों से महानगर पालिका की सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोगों ने कोई कार्य आज तक उस क्षेत्र में नहीं किया है। एनआईटी ने जिस प्रकार से कार्य पहले किया था 1900 और 2000 की स्कीम जो उन्होंने लाया था चंद्रशेखर जी ने, उसके तहत लोगों से डिमांड का पैसा लिया गया, डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए और डेवलपमेंट चार्जेस से जो पैसे से जितना विकास करना था एनआईटी ने किया। अभी एनआईटी बर्खास्त हो चुकी, उसके बाद कोई लेआउट सेंक्शन नहीं है और सेंक्शन लेआउट को भी स्मार्ट सिटी के तहत रिजर्वेशन में डाला गया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के पश्चात हमने एनआईटी के सेंक्शन लेआउट को छोड़ने की अपील किया। उसमें से सोनोने साहब उस समय पर यहाँ पे सीईओ थे स्मार्ट सिटी के, उन्होंने कई चीज़ें मान्य किया। कई जो रोडें लोगों के घरों के बीच से जा रही थी, लोगों के घर टूटने वाले थे, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और हमने निवेदन किया कि इसको रोड को कैंसिल किया जाए, जिसमें से कई चीज़ें हमारी मान्य की गई हैं। हम लोग उद्धव साहब फैंस क्लब की ओर से पूर्व नागपुर के विकास के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। जो भी स्मार्ट सिटी में त्रुटियां रहेंगी, आज भी बहुत त्रुटियां हैं, आज भी हम बारंबार बोलते हैं, कई जगह 80-80 फीट की रोडें कर दिए थे जिससे लोगों को घर टूट रहे थे। उसको हमने वहां पे निवेदन किया कि आप 80 की जगह 60 करिए और 60 की जगह 40 करिए। जहां जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। जनता को त्रस्त करके स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जनता को सुविधा को देखते हुए ही स्मार्ट सिटी का कार्य होना चाहिए। ये हमारी मांग वहाँ पे चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है जनता को त्रस्त करके, परेशान करके नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल और है कि पूर्व प्रभाग 4 जो कि पूर्व नागपुर में आता है, वहाँ की हालत बहुत गंभीर है।
तो वहाँ अभी तक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है कि अभी तक उस जगह स्मार्ट सिटी का अंतर्गत आने के बावजूद भी सरकार उस वहाँ क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? देखिए, जहाँ तक प्रभाग 4 की बात है, मेरा बहुत करीबी जुड़ाव है प्रभाग 4 से। वहाँ पर चाहे विजयनगर हो, चाहे धर्मनगर हो, चाहे भगत नगर हो, चाहे दुर्गा नगर हो, चाहे भरतवाड़ा हो, चाहे गुलमोहर नगर हो, चाहे नवकन्या नगर हो, चाहे उस क्षेत्र के जितने भी नगर हैं, वो सभी नगरों में हम लोगों ने कार्य करने के लिए आंदोलन कई बार किए हैं। वहाँ की जनता को साथ में लेकर के भगत नगर की रोडों का कार्य हम लोगों ने भरे बरसात में बनवाया था। विजयनगर में जो हम लोगों ने कार्य किया है, वहाँ पर कई रोडें हमने पहले बनवाई हैं। लेकिन जो आपने बोला स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी वहाँ का कार्य नहीं हो रहा है। हमने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से मांग किया कि आप बड़े बड़े रोडों को बनाने के बजाय पहले बस्ती के अंदर की रोडें बनाइए, पहले उनको सुविधा दीजिए जहाँ पर लोग रह रहे हैं। दिखावे के लिए आप जो बाहर की आउटर की रोडें बना रहे हैं, उन रोडों को बाद में बना सकते हैं। पहले जनता को सुविधा देना चाहिए, उसके लिए पहले काम करिए। ये चीज़ हम लोगों ने मांग किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल तौर पर जो हम लोगों ने मिलकर के पूर्व नागपुर में मौजा भरतवाड़ा के तहत अंतर्गत जो प्रभाग 4 है, प्रभाग 4 में समस्याएं गंभीर हैं। वहाँ पर गटर का पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और वहाँ पर दिन में ही सांप निकल जाते हैं। कई लोगों को वहाँ पे सर्पदंश भी हुआ है और वहाँ के जो नगर सेवक हैं वो लोग निष्क्रियता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर कोई उनका ध्यान नहीं है। नगर सेवक सिर्फ राजकारण में वहाँ पर लगे हैं। कुछ नगर सेवकों की तो ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि वो जनता को धमकी दे रहे हैं, सफाई कर्मियों को धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार का कार्य वहाँ पे चालू है। ये सारे काम बंद करके एक्चुअल में जो जनता की समस्या है उसका निदान करना चाहिए। जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, जनता ने आपको नगर सेवक चुना है। आप जनता के मालिक मत बनिए, आप जनता के सेवक हैं। आप सेवा करने के लिए आपको जनता ने मौका दिया है। आपने ये बताना चाहिए कि हमने अपने समय में आम जनता का कार्य कितना किया है। आज वहां पर नाले की समस्या में लीजिए अगर, तो प्रभाग 4 में शिक्षक कॉलोनी आता है। शिक्षक कॉलोनी से लग करके वहां पर एक नाला है जो मौजा चिखली के अंतर्गत आता है। उसमें नाले की एक्चुअल जगह दूसरी है और वहां पर जो नाला है वो दूसरी जगह से गया हुआ है, तो लोगों के घरों में पानी भी घुसता है। ये चीजें लोगों ने समझना चाहिए, प्रशासन ने। और जो नाले की एक्चुअल जगह है उस जगह से वो नाला दे करके और लोगों के घरों में पानी घुसने से बचाना चाहिए। इन चीजों पे महानगर पालिका और अपने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता है। लोगों की समस्याओं का निजात दिलाना ये जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए, ना कि उनको दबाना, उनकी आवाज को दबाना। ये कार्य जनप्रतिनिधि का नहीं है। प्रभाग 4 में अटूट समस्याएं हैं और एक भी ऐसी बस्ती नहीं है जहां पर समस्या नहीं है। मेरा यहां से हम लोगों ने कृष्णा भाऊ खोपड़े जो वहां के आमदार हैं उनको भी हमने आगाह किया था, उनके पास भी हम लोगों ने निवेदन दिया पहले, और वहां की जनता ने भी बारंबार दिया कि आप वहां पर कार्य करिए, वहां के लोगों के समस्या को निजात दिलाइए। ये बारंबार हो रहा है, लेकिन अभी तक वहां पे कोई भी व्यक्ति क्रियान्वित कार्य नहीं कर रहा है। ये तो बात हुई प्रभाग 4 की। अब बात करते हैं नागपुर शहर की। सरकार जैसे ही लॉकडाउन अभी खुला है, अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और शासन प्रशासन इस विषय में ना कोई ध्यान देते नजर आ रहे हैं और ना ही इसकी रोकथाम करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। और साथ में अचानक से कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके शासन प्रशासन के द्वारा किए हुए कार्य विफल होते नजर आ रहे। तो आपका इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हो, शासन को और क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सुनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार उद्धव साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य कर रही कोरोना संकट में, आपको एक बात मालूम है, नागपुर महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, औरंगाबाद महानगर पालिका है, बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पर अगर आप दूसरे चीज़ की तुलना नागपुर से करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि देखिए नागपुर और मुंबई में बहुत अंतर है। मुंबई एक अलग विषय हो गया, मुंबई एक प्रदेश के बराबर है। वहाँ पर जगह कम है, जगह कम होने के बाद लोगों को रहने की जो एक एक खोली में कम से कम 20-20, 25-25 लोग, 30-30 लोग रहते हैं। वहाँ पर की स्थिति अलग है, नागपुर की स्थिति अलग है। और जो आप बोल रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद जो बढ़ा है, तो बढ़ने का कारण एक ही है कि टेस्टिंग बढ़ी है। पहले टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी, आज टेस्टिंग बढ़ी है। टेस्टिंग जितनी होएंगी उतने ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव
कोरोना में आएगा। और अभी अच्छा है कि अभी निकल जाएगा तो लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, लोग ठीक होकर के अपने घर में चले जाएंगे। अगर यही चीज लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरे कोरोना है और लोग अचानक में मरना चालू हो जाएंगे, तो ये और दुर्दैविता की बात होगी। जो महाराष्ट्र सरकार कार्य कर रही है, नागपुर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं माननीय मुंडे साहब, जिस प्रकार से उन्होंने कड़ाई से इस चीज पे ध्यान दिया है, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग और टेस्टिंग ट्रीटमेंट करके उन्होंने जिस प्रकार से कार्य शुरू किया, आप देख रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन उनका जांच होने के बाद, उनको इलाज होने के बाद वो ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोगों को घबराने की जरूरत है। इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं वहां मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और सैनिटाइजर अगर हाथ में लगाते रहेंगे तो ठीक है, नहीं अगर मिल रहा है तो साबुन से हाथ धो सकते हैं। लोगों से हाथ ना मिलाएं, ऐसा जो अपने हिंदुस्तान की परंपरा है नमस्कार प्रणाम करने की, वो प्रणाम करते रहें। तो ये अपने आप अपन दूरी जितना बरतेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग अपने में होना चाहिए, जितना फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अनावश्यक कोई भी भीड़ भाड़ में ना जाएं, सावधानी बरतें। कई लोग ऐसे हैं, कई बीच में ऐसी बातें सुनाई रहती हैं कि जन्मदिन की पार्टी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये पार्टियों से बचें, कोई भी पार्टी ना करें, क्योंकि कोरोना का संकट काल है। कोरोना के संकट काल में जनता को खुद समझना होगा कि हम जितना अपना बचाव करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर हम असुविधा महसूस कर रहे हैं तो उसको हमने दूरी रहना चाहिए, और अगर हमको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमने डॉक्टर को बताना चाहिए। कोरोना के बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम छुपाएंगे तो हमसे कितने लोगों को फैलेगा, ये हमारे अंदर जागरूकता होना चाहिए। और आपने जो बोला विफलता की बात, तो सरकार विफल नहीं है, सरकार टेस्टिंग कर रही है। जितना टेस्टिंग महाराष्ट्र में हो रहा है उतना ऑल इंडिया में किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि धारावी बस्ती जो कोरोना से घिर गई थी, उसमें किस प्रकार से उद्धव साहब ने वहाँ की बीएमसी और उद्धव साहब के पूरी सरकार, आज महा विकास आघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र की, यहाँ के एक एक मंत्री हो चाहे एक एक सदस्य हो, ये सब लोग मिल करके जिस प्रकार से कार्य किए, आज धारावी बस्ती का पूरा कोरोना खत्म हो गया। और उसका उदाहरण WHO दे रहा है, उसका उदाहरण फ्रांस दे रहा है, उसका उदाहरण दूसरे विदेश के लोग दे रहे हैं। आज अपने हिंदुस्तान का धारावी का नाम, धारावी पैटर्न के नाम से लोग दूसरी जगह उसको ट्रीटमेंट करना चालू कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने उदाहरण दिया कि हम धारावी स्टाइल को अपना रहे हैं, ये उन्होंने साफ साफ बोला है। तो देखिए यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से प्रिकॉशन लिया, जिस प्रकार से कार्य कर रहे कोरोना के लिए, उतना किसी भी प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। विस्थापित जो मजदूर लोग थे उनको उनके घरों तक पहुंचाने की सुविधाएं दिए, उनको यहाँ पर तकलीफ ना हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको रहने की व्यवस्था की गई। इतना अच्छा कार्य उद्धव साहब कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा जितना कि उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि सरकार तो अपनी कोशिश कर ही रही है, जनता का भी काम है उनको सहयोग करना। बिल्कुल। अब बात हम करते हैं अब राम मंदिर की। जैसे कि आप जानते हैं 5 अगस्त को ही राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, तो राम जी तो सभी के हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कम संख्या में लोगों को आमंत्रण देकर, कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुला के, लोगों को आने नहीं देने की परमिशन से के कारण कुछ मतभेद हो रहा है, या फिर लोगों को बांटने, राम जी को बांटने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ऐसा तो नहीं है। देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, जिस जगह पे जन्म हुआ, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि किसी एक धर्म जाति की विशेष की बात नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके जो आचरण हैं, उनके अगर आचरण को आप देखेंगे तो उनके आचरण को लोग अपनाते हैं। एक अगर मुस्लिम डॉक्टर भी है, वैद्य है, तो वो यही बोलता है कि ये दवाई रामबाण है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान राम सबके लिए। और वहाँ रही बात भूमि पूजन की, तो भूमि पूजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके आधार पर वहाँ पे कार्य चालू हुआ। वहाँ एक कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित करके वहाँ पर उनको दिया गया। कोरोना काल के समय होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा लोगों को बुलावा नहीं किया गया, भीड़ भाड़ ना हो। और किसी के बुलाने से कोई भगवान राम से दूर नहीं हो जाता, क्योंकि भगवान राम हम लोगों की आस्था का विषय है। भगवान राम एक ऐसे
देव हैं जिन्होंने लोगों को जीने की कला सिखाया है, जिन्होंने एक संस्कृति बताया है। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में आपको भगवान श्री राम के जितने मर्यादाएं हैं उसको अगर आदमी थोड़ा सा भी अपना ले तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। एक सौतेली माँ के कहने पर उनके पिताजी को जिस प्रकार से उन्होंने बोल दिया बन जाने के लिए, आजकल का कोई बच्चा अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा, माँ बाप को बाहर कर देता है, लेकिन भगवान श्री राम ने उफ नहीं किया और तुरंत वो घर छोड़ करके वनवासी हो गए। ये उन्होंने एक मर्यादा दिखाया, एक उन्होंने आदर्श दिखाया। उनके जो आदर्श, एक प्रजा के कहने पर उन्होंने माता सीता का त्याग किया, आज कौन त्याग करने वाला है? तो ये भगवान श्री राम की महानता है, भगवान श्री राम के आदर्श हैं। और भगवान श्री राम को एक कोई पार्टी में, एक कोई संगठन में उनको कैद नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम हम लोगों के मन मन में बसे हैं और निमंत्रण का बात है तो वो पूरी हिंदुस्तान जानता है कि किसने क्या किया है। आपको मालूम होगा हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब के उसमें सोमनाथ से रथ यात्रा निकली और वहां पर अयोध्या में गए, वहां पर जब वहां के रथ यात्रा उनको कितनी अड़चने आई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बीच में रोक दिया गया, बिहार में रोक दिया गया, लालू प्रसाद जी यादव उस समय पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां पे रोक दिया था उनको कितनी समय, लेकिन आज उनके मन को संतुष्टि हो रही कि मेरे जिंदा रहते लाल कृष्ण आडवाणी साहब आज जिंदा हैं, उनके रहते आज भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन एक कानूनी तौर पर जीत के बाद हुआ, कोई जबरदस्ती से नहीं हुआ, उसमें सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, सिख भी खुश है, ईसाई भी खुश है, अपने हिंदुस्तान से जो प्रेम करने वाली प्रजा है वो सभी खुश हैं। और भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने सबसे पहले बोला, जब सबने हाथ उठा दिया था और बोले थे कि मंदिर मस्जिद को शिव सैनिकों ने तोड़ा है, तो उन्होंने बोला था कि हमें गर्व है अगर हमारे शिव सैनिकों ने मस्जिद तोड़ा है तो हमको गर्व है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक आतताई ने बैठाया था, उसको हटाना जरूरी था। वो बाबरी मस्जिद की जगह नहीं थी, वो भगवान श्री राम के जन्मभूमि की जगह थी और इसको प्रमाणित हो गया। अभी आज तो कोई इसमें विषय नहीं रह गया, मुद्दा नहीं रह गया। और आज जो ये महापुरुषों ने जो बातें उठाई थी, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसका आज हम लोगों को प्रतिफल है। देखिए ऐसा है, पेड़ कोई लगाता है, उसका फल कोई खाता है और उसके कार्य को आगे आनंद कोई और लेता है। तो ये तो चलते रहता है, ये राजनीतिक सामाजिक जीवन है, इसमें कोई राजनीतिक कार्य करने की बात करने की भगवान श्री राम पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम आस्था के, हम लोगों के आस्था की बात है और सबके लिए है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है। इसमें कोई, आपको ऐसा नहीं लगता है ना, कोई मतभेद नहीं है कि कोरोना के चलते कम लोगों को आमंत्रण दिया गया और आपको ऐसा लगता है कि राम भगवान को लेके कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए? नहीं। धन्यवाद, आपने तक कीमती समय हमारे स्टूडियो को, हमारे विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी को दिया। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ मुलाकात देखने के लिए देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी के खास कार्यक्रम नगर नगर का विकास।